हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों फाइनली आप लोग को मॉडल पेपर जारी हो चुका है और आज इस वीडियो में लोग देखने वाले साइंस का दोस्तों क्लास 10th का जो साइंस का मॉडल पेपर है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 सवाल है, उसका डिटेल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देंगे ताकि उससे अगर कोई संबंधित एग्जाम में आएगा तो उसको भी आप लोग बना सकोगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे दोस्तों को, जी हाँ दोस्तों, जितने सारे आपके दोस्त है फटाफट से उनको शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी लाभ हो। किसी को शेयर कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा, आपका जरूर अच्छा होगा। और दोस्तों सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हर एक चीज का सॉल्यूशन, जितना सारा मॉडल पर आएगा हर एक का A to Z सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका PDF दोस्तों जो हमारे एप्लीकेशन है टॉपर बनो, वहां पर बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट से, धाकड़ तरीके से तैयार में जुड़ जाइए। विकास सर हैं और आप लोग हैं तो बिल्कुल दमदार तैयारी होगी और टॉपर जरूर बनोगे। चलिए शुरू करता है इसके वीडियो को। चैनल पर जितने सभी विद्यार्थी पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां भी आप लोग मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। देखिए दोस्तों, ये साइंस का मॉडल पर है, कुल 40 प्रश्न है इसमें, ठीक है। क्लास 10 के लिए 1.5 घंटे का आप लोग को समय दिया जाएगा और 40 नंबर का है, ठीक है। और इसमें अगर गलत कर दे तो कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। सबसे पहला सवाल और बहुत ही आसान सवाल कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो अब सभी को पता है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए किसका, मैंने पहले ही बताया था, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैंने ये चीज आप लोगों को पढ़ाया भी था। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए होता है। आप लोग तो अभी दाढ़ी बनाए नहीं हो तो कैसे जानोगे, जो बना लिए वो लोग जानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। दोस्तों गोलीय दर्पण, चाहे अवतल दर्पण लीजिए चाहे उत्तल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे होता है फोकस, तो यहाँ पर होता है वक्रता त्रिज्या C। जो फोकस दूरी होता है ना, इसका आधा होता है, या फिर कह सकते हो जो F इक्वल होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है R होता है और यहाँ से यहाँ तक का F होता है। यानी R इक्वल टू दोस्तों होता है F इक्वल होता है R/2, ठीक है। तो F इक्वल टू R/2 रिलेशन कहीं देख सकते हो? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सर, तो बिल्कुल मार दीजिए फटाक से। F इक्वल टू R/2, या फिर दोस्तों कर सकते हैं आप लोग R इक्वल टू 2F। यानी कि दोस्तों जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर कह सकते हो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। समझ गए बात? सिंपल सा एक रिलेशन याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। मतलब जो अपवर्तन होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश इंटर करता है, ठीक है, तो दोस्तों जो आवृत्ति होता है ना, वो कभी भी बदलता नहीं है। यहाँ पर वेग भी बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, ठीक है, ये दोनों धोखेबाज है, बट आवृत्ति कभी भी बदलता नहीं है। याद रखिएगा, आवृत्ति प्यारा है, बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं उसको, दोस्त, अच्छा दोस्त है, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे कि ये हवा है, हवा से कांच में जैसे इंटर करेगा तो आवृत्ति दोनों माध्यम में सेम रहेगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। क्षमता, लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f होता है। 1/f, तो f का जगह पे 1 दिया, 1 डायप्टर, 1 को 1 से भाग दो तो 1 होगा। पावर क्या हो जाए 1, लेकिन किसमें, डायऑप्टर में। लेकिन प्लस में कि माइनस में सर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो नाम क्या है, उत्तल। जब भी उत्तल रहेगा तो हमेशा प्लस में होगा, यानी कि 1 डायप्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर अगर अवतल का बात होता दोस्तों तब -1 डायप्टर हो जाता, ठीक है। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4 डायप्टर क्षमता जो होगा तो उसका फोकस दूरी निकालना। सेम टू सेम क्वेश्चन कितना दिया है, अब यहाँ क्षमता दे दिया है, आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी। लगाइए फॉर्मूला, F इक्वल टू क्या, 1/p। देखिए दोस्तों, आप P इक्वल टू 1/f लगाइए या F इक्वल टू 1/p, बात सेम है, क्रॉस गुना कर दो वही फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/p, P का वैल्यू कितना है 4, इसको भाग दोगे दोस्तों तो 0 पॉइंट कितना आएगा, बिल्कुल समझदार हो, 25 आ जाएगा। अब ये किस में आया, ये आया दोस्तों मीटर में। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप फोकस दूरी निकालोगे पावर से तो हमेशा मीटर में आता है। और अगर आप दोस्तों पावर निकालना चाहते हो तो फोकस दूरी लोगे ना, वो मीटर में लोगे, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज कर लोगे। तो यहाँ पर 0.25 आया, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे, 0.25 को उतना से गुना करोगे तो सर 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करोगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात। तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। बहुत बार बताए हैं, पढ़ाए हैं, ठीक है। जो हमारे ऐप से जुड़े हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारे उसी में से आए हैं। तो बिल्कुल कितनी अच्छी ऐप पर पढ़ाई हो रहा है। और दोस्तों सारा चीज एग्जाम से पहले आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब में भी कराएंगे, ऐप में तो चल ही रहा है क्लास, टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी और अच्छे पढ़ना है तो ऐप में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो दोस्तों इसके लिए आपको अग्रदीप, मतलब हेडलाइट्स में क्या अवतल दर्पण लगता है। देखिए उन्हें हेडलाइट्स में ऐसा रहता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है, ठीक है। तो यही वाला कौन सा दर्पण रहता है, ये अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है, रेटिना। सर रेटिना तो ऑप्शन में है ही नहीं, रेटिना को ही दृष्टिपटल बोलते हैं, ठीक है ना।
रेटिना बोलो या दृष्टि पटल बोलो, वहीं पर तो क्या मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा या वास्तविक? सर उल्टा और वास्तविक तो बनता है। जी हाँ, अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। मानव नेत्र में क्या बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, समझ रहे हो? तो 7 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत। ठीक है, क्या होता है, अनंत। और इसी के साथ और एक चीज याद रखिए, अगर निकट बिंदु पूछा, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु पूछा तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूर बिंदु पूछा इसलिए क्या हो जाएगा, अनंत इज द राइट आंसर, यानी कि इन्फिनिटी, अनंत में दूर बिंदु होता है और 25 सेंटीमीटर पर निकट बिंदु होता है। अगला सवाल है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? जो हमारे आंखों में प्रकाश जो इंटर करती है उसको नियंत्रित कौन करता है कि कब ज्यादा प्रकाश चाहिए, कब कम प्रकाश चाहिए? तो ये दोस्तों होता है परितारिका के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, परितारिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, परितारिका ही आंखों में पड़ने वाले प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करता है। जब ज्यादा प्रकाश की मात्रा होती है तो खुल जाता है, कम होती है तो थोड़ा घट जाता है। सी को याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? देखिए भाई साहब, आ गया ना क्वेश्चन, मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अभी बोले उल्टा और वास्तविक। सर कहाँ, ऑप्शन नंबर डी मार दो। समझ गया ना? देखिए सारा चीज मैंने पढ़ाया हुआ है। 10 नंबर, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी ऊर्जा है? तो 1 किलोवाट आवर को ही दोस्तों यहाँ पर यूनिट बोलता है, 1 यूनिट बोला जाता है। और ये किसकी मात्रक है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। याद रखिए, ये भी पूछ सकता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तब आपको टिक करना होगा 1 किलोवाट घंटा में, आवर में। और यहाँ पर बोल ही दिया कि 1 किलोवाट घंटा, तो इसका किसका मात्रक ही है? ये ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। धड़ाक से मार दीजिए और आगे बढ़ जाइए फटाक से। देखिए कूलम किसका मात्रक है? कूलम दोस्तों मात्रक होता है आवेश का। कौन सा आवेश? विद्युत आवेश। जी हाँ, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के आने लायक रहेगा, सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब में बताएंगे। और आप लोग का क्लासेस ऐप पर चल ही रहा है, चिंता मत कीजिए, धाकर तरीके से पढ़िए, टॉपर बनोगे आप। बस जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उस प्रकार से पढ़ते रहो, थोड़ा सा भी टेंशन मत लो। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, जितना कह रहा हूं उतना पढ़ो आराम से। जिस प्रकार पिछले साल वाले विद्यार्थी पास किए थे अच्छे से, उसी प्रकार आप लोग भी वैसे उन्हीं की तरह टॉपर बनोगे। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो दोस्तों विद्युत मोटर, जी आप लोग देखेंगे फैन में, उसके बाद पंप में मोटर लगा रहता है। ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को लेता है और सीधा सीधे पंखा को घुमा देता है। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, ये क्या परिवर्तित करती है? ये करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। समझ रहे हो? विद्युत ऊर्जा लिया, बोर्ड से करंट लिया, फैन का स्विच ऑन किए, करंट लिया, सीधा फैन घुमा दिया। तो फैन जो घुमा कौन सा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। करंट जो लिया कौन सा ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। सीधा फैन को याद रखना, स्कूल क्लास में बैठे हुए फैन को देखना, मार देना विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों इसमें विद्युत अपघटन हो रहा है। ठीक है, जल टूट रहा है, किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। उसमें से करंट पास कराया जा रहा है जल में से, तो जल टूट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर और जल बना रहा है, तो किसका बोल रहा है? उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, वो उपचयन हो जाता है। आप लोग देख रहे हो H2 है, इधर जाके H2O बन गया, यानी कि इसमें H2O क्या हो गया? H2 में वो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए H2 क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। H2 का उपचयन हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का 100% परम तरम सत्य उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। समझ गए? और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये है कॉपर सल्फेट का विलयन और ये है लोहे का किल। यानी कि जब लोहे का किल यानी कि आयरन को जब CuSO4 कॉपर सल्फेट से जब अभिक्रिया करोगे ना, तो भाई साहब यहाँ पर आयरन बैठा हुआ है, Cu से कहीं ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है। आयरन क्या बोलेगा? कॉपर सल्फेट को, कॉपर को बोलेगा तो भाग यहाँ से और अपना सल्फेट मुझे दे दे, और ये कर लेगा FeSO4 को ले लेगा। ठीक है, और बेचारा Cu अकेला रह जाएगा, रोएगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि Fe ज्यादा शक्तिशाली है। शक्तिशाली मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील है वो। आप लोग अभिक्रियाशीलता जो सीरीज है कनाका मगल जन पे, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एक सीरीज है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपर जो Fe है उससे नीचे आता है, इसलिए Fe जो क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट बना देगा, तो ये किस प्रकार का? विस्थापित कर दे रहा है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण? दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप सभी जरूर बोलेंगे, क्योंकि आप लोग ही मेरे मोटिवेशन का स्रोत है। जिस प्रकार मैं आप लोग का मोटिवेशन का स्रोत हूं ना, उस प्रकार आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन का स्रोत हो। जी हाँ,
और सभी को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यारो, बस इतना सा ही रिक्वेस्ट है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण दोस्तों यहाँ पर लिटमस हो जाता है, ठीक है। लिटमस पत्र जो कि लिचेन नामक पदार्थ से बनता है, जो पेड़ों में पाया जाता है लिचेन पदार्थ, तो ये आप लोग का हो गया लिटमस पत्र, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी विलन का पीएच मान 10 है और निम्नलिखित में से क्या होगा? भाई साहब और कितना आसान पूछोगे, 10 यानी कि 7 से ज्यादा है, तो जिसका भी पीएच मान 7 से लेकर 14 तक होगा, 7 या फिर 14 या फिर उसके बीच में कोई भी होगा, तो सीधा सीधे क्या होगा, वो क्षार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। आपके घर में होने वाला क्षार नहीं, ये क्षार है यानी कड़वा। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? तो दोस्तों आप लोग जब कभी किताब में पढ़े होंगे, देखे होंगे किसी अम्ल के जार के बाहर में, ठीक है, इस प्रकार का इंडिकेशन दिया रहता है, इस प्रकार का। तो ये क्या दिखाता है कि अम्ल को आप लोग सावधानी से छूना, मतलब अम्ल के बर्तनों में ये सावधानी का सूचक दिया रहता है, सूचना दिया रहता है। तो क्या सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है ये, ठीक है। चेतावनी है भैया कि आप लोग जब भी करोगे रिएक्शन या तो ध्यान देखना, इस तरह डायरेक्ट हाथों में मत रखना, नहीं तो सीधा इस प्रकार का आपको हाथ को गला सकता है। समझ रहे हो, देख रहे हो ना किस प्रकार से हाथ गल जा रहा है, तो आपका भी इस प्रकार से। तो आप लोग जब भी रिएक्शन करोगे स्कूल में लैब में जाओगे तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली मतलब खट्टा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा इमली में, ठीक है। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? भाई साहब ध्यान से सुनिए, अधातु बोल रहा है यहाँ पर, धातु मत मान लेना और सीधा पारा को मत टिक कर देना। अधातु बोल रहा है तो अधातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल सही समझे, ब्रोमीन बैठा हुआ यहाँ पर, उसको टिक करो, ठीक है। आगे बढ़ो 22 में, और निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों अग्निशामक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, 23 नंबर सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधार है? परमाणु संख्या पर बना है ना, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अभी मैंने आप लोगों को अभिक्रियाशीलता वाला सीरीज दिखाया कि पहले पोटेशियम होगा, फिर सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, इस तरह से। तो सबसे पहले कौन है? के बोले तो कौन? पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? इसलिए ये सीरीज पूरा आप याद कर लेना, ठीक है। सबसे नीचे सोना होता है और इसलिए सोना इतना महंगा होता है क्योंकि भाई साहब वो किससे अभिक्रिया ही नहीं करता है। पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक को खनिज बोलते हैं, ठीक है। और उन खनिजों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको निकालना लाभकारी होता है, उसे क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को खनिज ही बोलते हैं। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील मूलक है, समूह है? तो अभी आप लोगों का दोस्तों ये कार्बन और उसके यौगिक वाला है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल, नॉल यानी कि अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल ग्रुप है इसमें, ठीक है। अल्कोहल यानी कि आप दारू को मत समझ लेना, जी हाँ, अल्कोहल भी उसी ग्रुप में आता है, दारू भी उसी ग्रुप में आता है। जो दारू पीता है वो इथेनॉल को पीता है, यानी कि C2H5OH को पीता है जो दारू पीता है वो लोग, ठीक है। तो आप लोग भी मत इसको ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ लो, अल्कोहल होता है, ठीक है। प्रोपेनॉल यानी कि अल्कोहल ग्रुप का आता है। ये वीडियो में एक डिटेल में बताऊंगा नामकरण कैसे होता है, कौन सा ग्रुप क्या है, सब कुछ, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। इससे एक क्वेश्चन भाई साहब एग्जाम में फिक्स है, समझ रहे हो। देखिए मॉडल पेपर से भी आधार है किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, मॉडल पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बट इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा इससे संबंधित और सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं सारा चीज बताऊंगा आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जरूर से जरूर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से क्या नहीं होता? तो जल का टूटना, भाई साहब जल तो टूटते ही है, ठीक है। ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन तो मुक्त होता है तभी ना हम लोग श्वास ले पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना? तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है पेड़ पौधा, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इसलिए ऑप्शन सी इसमें नहीं होता है, ऑप्शन सी को टिक कर दीजिए। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो देखिए मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है, इसमें बहुत सारा पत्तियां है, इस प्रकार से, चलिए भाई पेड़ तो सही से बना नहीं पाए हम, लेकिन मान लो इसमें बहुत सारा पत्तियां है, ये पौधा है, ठीक, ये पेड़ है, तो पत्तियां यहाँ भी है, तो ये पत्तियां खाना बनाएगी, खाना बनाएगी क्या, इसको भी भेजेगी, इधर डाली है उसको भी भेजेगी, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ भेजेगा। मतलब पत्तियों से ये किधर जाता है? पत्तियों से होकर जड़ों में जाता है, सीधा जड़ तक खाना पहुंचता है। तो किसी भी दिशा में जाता है, ठीक, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ज्यादातर नीचे ही जाता है क्योंकि पत्ती ऊपर होती है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे ही जाएगा, भैया ऊपर भी डाली है तो वहां पर भी खाना जाएगा ना, हर जगह खाना जाता है, तो ऊपर नीचे दोनों की ओर जाता है, समझ रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कहते हैं वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो वृक्काणु आपका सही उत्तर हो जाएगा। वृक्काणु ऐसा लिखा था, वृक्काणु। ओके यार, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो दोस्तों एथिलीन। ठीक है, एथिलीन का यूज करके फल को पकाया जाता है, इसी से फल पकता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, आपको पता है कि एस्ट्रोजन है वो फीमेल हार्मोन है। ठीक है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, और ये फीमेल में स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय, फीमेल में अंडाशय होता है ना, तो उसके द्वारा स्रावित होता है ये। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलता है निषेचन, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? आप लोग देख रहे हो, ये है और इसमें से एक मुकुल उभर कर आ गया है। ठीक है, एक मुकुल उभर कर आ गया, यानी कि ये मुकुलन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं फिगर कहाँ से लिया गया? एनसीईआरटी से, क्योंकि देखिए ये पब्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, रिपब्लिश या कुछ लिखा हुआ है, नॉट फॉर रिपब्लिश या कुछ है, तो ये आप लोग का एनसीईआरटी का फोटो उठा के साथ दिया गया यहाँ, तो मुकुलन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। दोस्तों पक्षी और चमगादड़ के पंख समरूप अंग होता है, समजात अंग नहीं होता है, यानी कि समजात नहीं होगा तो क्या होगा? असमजात अंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 35, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो भाई साहब मटर, मटर खाइए और मटर को मारिए। ठीक है, निम्नलिखित में, जी हाँ, मटर का उपयोग किया था ना मेंडल ने। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो दोस्तों उत्पादक मतलब क्या? जो सबसे प्रथम में है। जैसे घास, घासों को कौन खाता है? शाकाहारी लोग खाते हैं, प्रथम पोषक स्तर के लोग खाते हैं। ठीक, तो घास जो है आपका उत्पादक हो गया, सबसे पहला है, सबको इसी को खाता है, तो घास आपका क्या हो गया? उत्पादक हो गया। नेक्स्ट बोला, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। शाकाहारी कौन सा स्तर में रहता है? प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दोस्तों पहला तो उत्पादक हो गया कौन? घास हो गया, और इस घास को जो खाता है वो क्या होता है? शाकाहारी लोग, जैसे गाय, बकरी। ठीक है, और मनुष्य तो बिल्कुल सर्वाहारी है, कुछ नहीं छोड़ता है, मीट मार दीजिए वो खा जाएगा, मछली खा जाएगा, कीड़ा मकोड़ा सब खा जाएगा। ऐसे कीड़ा मकोड़ा भी बहुत कोई खाता होगा, चाइनीज लोग देखे होंगे आप लोग। ठीक है, चीन तो अपने आप में एक अजूबा है इस दुनिया का। तो यहाँ क्या हो जाए? प्रथम पोषक स्तर हो जाएगा। ठीक है, जो शाकाहारी लोग होते हैं। ओजोन परत के अपक्षय के लिए दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को मारिए गोली, और आगे बढ़ जाओ और एग्जाम के बाद खेलो होली। ठीक है, अब सीधा, अब होली नहीं दोस्तों, 8 मार्च को आप लोग का होली है, बट होली खेलोगे अब जब एग्जाम खत्म होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन स्रोत का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो ये देखिए, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, नाभिक ऊर्जा नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें जैव ऊर्जा स्रोत का क्या दिक्कत है, क्या यूज है? जैव ऊर्जा स्रोत मतलब दोस्तों वो ऐसे स्रोत से मिलता है जिसमें जीवन था, कभी लकड़ी में भी जीवन था, गोबर गैस गाय से प्राप्त होता है उसमें जीवन है, कोयला बिल्कुल पेड़ पौधों से ही बनता है, सब में जीवन। बट नाभिक की ऊर्जा भाई इसमें बिल्कुल भी जीवन नहीं होती है। और आगे बढ़ जाएंगे आज का अंतिम सवाल इस मॉडल पर का साइंस का, कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? तो बस इतना सा आप लोग का है सोल्व। इसके बाद और भी मॉडल पर सारा है, सोशल साइंस, इसके बाद सोशल साइंस का अपलोड कर देंगे, आप लोग विज्ञान का सब्जेक्टिव है इसका भी अपलोड कर देंगे, चिंता मत कीजिए, सभी का वीडियो मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे दोस्तों को फटाफट से शेयर कीजिए, क्योंकि एक एक सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और उससे संबंधित को क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी बता रहा हूं। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।